तो जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, लाल किताब जो पद्धति है वो कई पद्धतियों का सम्मिश्रण है, और इस कारण उसका कोई एकदम डेफिनेट प्रिंसिपल समझ में आसानी से नहीं आता। और क्योंकि समझ में नहीं आता, इसलिए उसको जब हम रिफर करते हैं, जब उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जितना समझ में आता है उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मूलभूत कारण है, उसके पीछे जो समझने के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं, उससे परिचय नहीं होता है। सबको लगता है कि लाल किताब के जो उपाय हैं बहुत आसान हैं और आसानी से किए जा सकते हैं और इसीलिए उसे ढूंढा जाता है कि उसमें से देख लो क्या है और वैसा वैसा कर दो। जबकि वो इतना सहज, इतना सरल नहीं है। कोई भी विद्या, कोई भी विद्या, जब तक आप उसको परिष्कृत नहीं करेंगे अपने श्रम से, उसको उपयोग में नहीं ला सकते। कोई भी विद्या है। और ज्योतिष तो ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ने की, इस सृष्टि को उस समष्टि से जोड़ने की विद्या है। तो वो तो और भी कठिन है। हम कोई भी विषय उसके अंदर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं और उसके बाद जीवन भर रिसर्च भी करते रहते हैं, लेकिन उस विषय का एक अंश भी पार नहीं हो पाता। तो ये विषय इतनी आसानी से पार हो जाएगा ऐसा नहीं है। और ये मैं सभी विद्याओं के लिए कह रहा हूं, लाल किताब या ज्योतिष के लिए विशेष रूप से नहीं कह रहा हूं, सभी विद्याओं के लिए कह रहा हूं। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करें। पिछली बार भी मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि लाल किताब में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा मेरी कुंडली में मुझे दिख रहा है, कर लो उपाय। या टीवी पे कोई बोल रहा था कि आपके इस घर में ये ग्रह बैठा हुआ है तो ये उपाय कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। हो सकता है ठीक हो जाए, ये आपका दैव है, भाग्य है आपका। पर अगर ठीक नहीं होगा तो ये उतना ही भयंकर उपाय हो जाता है। इसलिए इसको बहुत सावधानी से उपयोग में लाइए और इसके लिए इसको समझ लीजिए। और यही मेरा पर्याय था कि कम से कम भावों के आधार पर ही मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं लाल किताब से। उसके बाद तो क्षेत्र आपके लिए है, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए। तो हमने जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, अपनी अपनी जन्म कुंडली तो सभी ने देखी होगी। ऐसा कोई है जिसने अपनी कुंडली भी नहीं देखी हो? नहीं सर, मैंने तो बनवाई हुई है सर। मतलब देखी हुई है ना सभी ने? कोई हाँ जी, ऐसा हाँ तो जी, हाँ। जो जिसने नहीं अभी तक देखी या बनवाई है वो मुझे बता दे बस। नहीं सर, मैंने नहीं बनवाई है कभी। मैंने पर्सनल कुंडली आपसे ही बनवाई थी, बस एक बार आया था मैं आपके पास। नहीं तो मतलब बनी है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। पर्सनल कुंडली बनी थी बस वो। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ जी, हाँ जी। वो आपके सामने है? नहीं, अब तो नहीं है सर। वो आपने उसी टाइम वहीं अपने पास ही लिख के रखा था कुछ, तभी बताया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। तो ये जो लाल किताब के लिए हम कुंडली को देखते हैं, तो हर कुंडली के अंदर जो पहला घर होता है उसको लग्न कहते हैं। मैं मेरे ख्याल में एक शेयर करके दिखाने का प्रयास करता हूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जो पत्री में भी बनी होती है उसमें 2 प्रकार के बने होते हैं चार्ट्स, एक तो चंद्र कुंडली और एक लगन कुंडली। नहीं, तो विच वन हैव टू फॉलो? मैं वही बताता हूँ अभी आपको। मैं इसीलिए उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, पहले आप लोग उस चार्ट को समझ लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? चार्ट दिखाई दे रहा है एक आपको? यस। सभी को दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर तो सभी ने देखी होगी, सभी के पास अपने चार्ट में ऐसी स्ट्रक्चर होगी, जिसको लग्न कुंडली या राशि कुंडली कहती हैं, या जो सबसे पहले जो कुंडली बनी होगी वो यही कुंडली होती है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो नंबर हैं ये भाव को बता रहे हैं। भाव मतलब जिसको घर कहते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवां घर, छठा घर, इस प्रकार 12वें घर तक के 12 घर बता रहे हैं। अब 12 ही राशियां भी होती हैं, जिसको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आदि इत्यादि कहते हैं। तो वो जो राशियां होती हैं ये हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग स्थान पे होती हैं। किसी के में मेष यहाँ पे होगा, एरीज यहाँ पे होगा, किसी में एरीज इस जगह पे हो सकता है, किसी में एरीज इस जगह पे हो सकता है, किसी में एरीज इस जगह पे हो सकता है। तो सर जैसे ये घर बने हुए हैं, ये नंबर सेम ही रहते हैं सभी की नहीं कुंडली में? नहीं, सुनिए, ये पहला घर हमेशा रहेगा, ये हमेशा दूसरा घर रहेगा, ये तीसरा घर रहेगा, ये चौथा घर रहेगा, ये पांचवा घर रहेगा, इस प्रकार घर ये स्थिर रहेंगे। लाल किताब के लिए बता रहा हूं मैं अब आपको। तो आपकी कुंडली में जो लग्न कुंडली है या राशि कुंडली जिसको कहते हैं, जो सबसे पहला चार्ट होगा उसमें ये पहला घर होगा, ये दूसरा घर होगा, चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो, 2 3 4 6 लिखा हो, 7 से शुरू हो रहा हो, 10 से शुरू हो रहा हो, 12 से शुरू हो रहा हो, कुछ भी लिखा हो, घर ये पहला ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि लाल किताब, यहां पे आपको किसी को ये पता है कि मेरा मीन लग्न है, या कोई ये कहता है कि मेरा कर्क लग्न है, मतलब कौन सी राशि पहले घर में है? मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है या मीन है, कोई भी है, उसकी लाल किताब सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है। लाल किताब सिस्टम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? लाल किताब में ये मान के चलते हैं कि पहली राशि, पहले भाव में पहली ही राशि, यानी कि यहां पे मेष ही है, ये उसका आधार है, उसकी फंडामेंटल अजम्पशन है कि यहां पे मेष ही है, यहां पे वृष ही है। लेकिन आपको कुछ बदलना नहीं है। मान लीजिए आपकी कुंडली में पहले घर में चंद्रमा बैठा है, तो आपको चंद्रमा का स्थान नहीं बदलना है, चंद्रमा यहीं रहेगा, घर भी यही रहेगा, लेकिन ये मेष माना जाएगा पहला भाव, दूसरा भाव वृषभ ही माना जाएगा। अर्थात लाल किताब की जो समझ है वो इस पे आधारित है कि सभी भाव यहां से शुरू होते हैं 1 से, और इस तरह घूमते घूमते यहां पे खत्म हो जाते हैं 12वां, और राशियां भी यहीं मेष से शुरू हो रही हैं और यहां पे मीन पे समाप्त हो रही हैं। तो ये एक इसकी बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन है। अब हम आगे चलते हैं। हमने 3 भाव कर लिए हैं पिछली अपनी जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर। आज हम करेंगे चतुर्थ भाव, 4th हाउस।
और जब काल पुरुष की कुंडली मैं कह रहा हूं और 4th हाउस है, तो यहां पे कौन सी राशि मान के चल रहे हैं लाल किताब में? कैंसर। कैंसर। मतलब अज्यूम यही होगा कि यहां पे कैंसर है, अर्थात किसी की भी कुंडली में, आप में से किसी की भी कुंडली में चौथे घर में जो ग्रह बैठा है उसे कैंसर साइन, कर्क राशि में बैठा हुआ माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कुंडली में कुछ बदलाव नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि लाल किताब की कुंडली की विवेचना का आधार क्या है। आपको कुछ बदलाव नहीं करना है। जो प्लेनेट जहां पे रखे हैं वहीं रहेंगे, जिस हाउस में, जिस भाव में पड़े हैं वहीं रहेंगे। लेकिन लाल किताब उसे ये मानेगी अगर चौथा घर है तो वह कर्क है, ये मानेगी वो, तो इस आधार पे चलेगा। खैर, तो चौथे घर को माता की गोद कहा है। चौथे घर को माता की गोद कहा है। परंपरागत ज्योतिष या पराशरी में चतुर्थ भाव क्या है? भवन का है, भूमि का है, माता का है, वाहन का है। लेकिन यहां पे लाल किताब कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन देता है। लाल किताब की यही है कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से उस रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि माता की गोद है। अब माता की गोद का अर्थ क्या हुआ? विश्व में सबसे सुरक्षित, सर्वाधिक सुख देने वाला स्थान। क्योंकि बच्चा जब माता की गोद में होता है वह निश्चिंत होता है, क्योंकि माता उसे प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है हर प्रकार से, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती है, उसकी शरारतों तक को बर्दाश्त करती है। इसलिए जो चतुर्थ भाव है उसे माता की गोद कहा है। किसी का माइक ऑन है, वो कृपया। विमल जी, आप म्यूट कर दीजिए। मेरे यहां से हो गया। तो ये माता की गोद है, यानी कि विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान। इसी प्रकार हम ये इससे समझ सकते हैं, इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि यहां पर सबसे अधिक सुरक्षा होती है किसी भी नेटिव को, किसी भी जातक को। अब इसमें विशेष और क्या है? यह समुद्र कहा गया है जिसकी चारों ओर दूध की नदी बहती है, अर्थात लिक्विड। लिक्विड मीन्स इमोशन। अर्थात यहां पर भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है लाल किताब के हिसाब से। ये वो घर है जहां पर बुरे ग्रह भी अपनी दुष्टता छोड़ने की सौगंध खा लेते हैं। अर्थात राहु और केतु भी अगर चौथे घर में बैठे हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब खुश मत हो जाइएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब तक नहीं पहुंचाएंगे? जब तक आप उनके साथ सद्भाव रखेंगे। अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो। पर अगर कोई कहे आ बैल मुझे मार, तब राहु केतु का जो स्वभाव है वो वैसा ही बिहेव करेंगे। उन्हें मेलेफिक माना जाता है, उन्हें परेशानी देने वाले ग्रह माना जाता है। तो अगर चतुर्थ भाव के अंदर लाल किताब के अनुसार यदि राहु केतु भी बैठे हैं, वो नुकसान नहीं देंगे यदि आप राहु और केतु की जो सिग्निफिकेशन है उससे जो कुछ इंगित होता है उन चीजों को परेशान नहीं करें, उन्हें खराब नहीं करें, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, वरना आ बैल मुझे मार में वो उड़ा देंगे। तो ये यहां पे इसकी
सावधानी रखनी आवश्यक है। ये वो राशि है जहां पर बृहस्पति उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है जुपिटर यहां पर, और यहां पे मार्स डेबिलिटेटेड हो जाता है। अर्थात मंगल यहां पर, जिसे हम नीच कहते हैं, अर्थात नीच जैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, मंगल अग्नि कारक ग्रह है, ये जल राशि है, जल स्थान है, तो जो अग्नि है वो जल के स्थान में आकर शांत हो जाएगी। अर्थात मंगल अपना वह पराक्रम यहां पर नहीं दिखा पाता, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो डेबिलिटेट हो गया है, कमजोर हो गया है। परंपरागत ज्योतिष में इसे मंगलिक का योग मान लिया जाता है, चतुर्थ में यदि मंगल है तो। चतुर्थ में यदि मंगल है तो उसे मंगलिक माना जाता है परंपरागत ज्योतिष में, यहां पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लाल किताब में चतुर्थ भाव का मंगल मंगलिक नहीं है, पर हां, मंगल कमजोर अवश्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि जल राशि में आ गया है, और यह उत्तर दिशा को इंगित करता है। चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है, तो आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वह उत्तर दिशा के गुणों को बताता है। और अगर इसे थोड़ा सा डीपली कोई समझ रहा है तो ये एस्ट्रो वास्तु है। लाल किताब चौथा घर उत्तर दिशा, आपके उस स्थान की जहां पर आप रह रहे हैं या रहते हैं। अब एक सौंदर्य और है, यदि कोई भी मेलेफिक प्लेनेट, कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी कष्ट देने वाला ग्रह 1, 4, 7, 10, जिसे केंद्र स्थान कहा जाता है परंपरागत ज्योतिष में, और लाल किताब में उसको मुट्ठी कहा जाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो स्थान होता है उसको लाल किताब की भाषा में मुट्ठी बोलते हैं, द फीस्ट, और परंपरागत ज्योतिष में उसे केंद्र स्थान बोलते हैं। तो जो केंद्र स्थान है वहां पर अगर मंगल नहीं बैठा है और चौथे स्थान में कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे राहु केतु ही है, चाहे शनि बैठा है, जो चंद्रमा है उस पर किसी प्रकार का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन 1, 4, 7, 10 में यदि चंद्रमा नहीं है, यानी कि चंद्रमा इससे बाहर कहीं बैठा है, तो भी चंद्रमा खराब नहीं होगा, चाहे वो छठे में बैठा हुआ है, चाहे 8वें में बैठा हुआ है। 8वें में चंद्रमा नीच का माना जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा लाल किताब के हिसाब से चंद्रमा 8वें में बैठा है और बाहर कोई भी, और 1, 4, 7 चौथे में कोई भी ग्रह बैठा है, तो भी चंद्रमा को बुरा नहीं माना जाएगा। जबकि परंपरागत ज्योतिष में अगर अष्टम का चंद्रमा हो गया या वृश्चिक का चंद्रमा हो गया तो वो कमजोर माना जाए। प्रश्न नीरज जी अभी आप नोट करके रखिए, ठीक है ना। अब यहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मार्स डेबिलिटेटेड है। इसका जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड है इस घर का, चौथे भाव का, चौथे घर का, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा इस घर का, सॉरी चंद्रमा का नहीं, इस घर का प्रभाव कैसा रहेगा जातक की कुंडली में, इस घर का, चौथे घर का प्रभाव जातक की कुंडली में कैसा रहेगा, उसके लिए जुपिटर, बृहस्पति, सन, सूर्य और चंद्रमा, मून,
इन तीनों का जो इफेक्ट, कलेक्टिव इफेक्ट कुंडली पर पड़ रहा है, वही प्रभाव यह घर देगा, या इस घर का रिजल्ट वही होगा जो जुपिटर, मून और सन का कलेक्टिव रिजल्ट हो। एक चीज और है, जुपिटर इस स्थान पर आकर एग्जॉल्टेड हो जाएगा, क्योंकि लाल किताब ये मानती है कि चौथा घर कैंसर है, कर्क है, और कर्क में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। लेकिन वो अपने एग्जॉल्टेशन के, अपने उच्च होने के रिजल्ट तब तक नहीं देगा जब तक, या जब 10वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हो। इसका मतलब कि अगर 4th में जुपिटर है और 10th के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, 10th के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है और 4th में जुपिटर है, डिस्पाइट इट बीइंग एग्जॉल्टेड, जुपिटर का उच्च होने के बावजूद भी वह उच्च का पूर्ण परिणाम नहीं देगा, क्योंकि 10वां भाव खाली है। लाल किताब की एक विशेषता है कि लगभग अधिकतर स्थिति में सामने वाला घर अगर खाली है तो कोई ग्रह पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। इट मींस कि सामने से कोई चैलेंज जरूर चाहिए या सपोर्ट जरूर चाहिए, जो मर्जी कह लीजिए। तो किसी की कुंडली में अगर जुपिटर 5th हाउस और 4th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस खाली है, तो उसे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा जुपिटर एग्जॉल्टेड है लाल किताब के हिसाब से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब कुंडली देख रहे हैं और अगर लाल किताब पढ़ रहे हैं, बृहस्पति 4th भाव, क्या परिणाम, ये फल है, बहुत खुश हो जाएंगे और फिर कहेंगे ये रिजल्ट मिल तो नहीं रहे। पर वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हमने लाल किताब के किंतु परंतु, एक्सेप्शंस, फंडामेंटल, उन पे ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले। ये मेरा 4th भाव के बारे में था। अब 4th भाव का कोई प्रश्न? नीरज जी, आपका कोई प्रश्न था? जी प्रणाम विवेक सर। प्रणाम जी। सर आपने बताया था कि अगर 4थे हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन मतलब मुझे वो नेक्स्ट लाइन उसका ना कंप्लीट समझ में नहीं आया ड्यू टू कुछ नेटवर्क एरर था। कि आपने कुछ बताया था कि 4th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, लेकिन अगर चंद्रमा कहीं भी है 1, 4, 7, 10 से बाहर, मुट्ठी से बाहर। ओके, मतलब लाल किताब में 1, 4, 7, 10 को कलेक्टिवली मुट्ठी बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो वो जो मुट्ठी है उससे अगर बाहर है, हाँ जी, कहीं पे भी बैठा है, तो भी चंद्रमा मेलेफिक इफेक्ट नहीं देगा जी। और अगर वो केंद्र के घरों में ही है तो तब वो रिलेशनशिप बन जाएगी उसके साथ जो मेलेफिक प्लैनेट 4th हाउस में बैठा है। अच्छा, तब रिलेशनशिप बन जाएगा, तब बन जाएगी, तब वो जज करना पड़ेगा। ओके। अगर 1, 4, 7, 10 से बाहर कहीं भी है, जैसे त्रिक भाव में है, तो भी वो नेगेटिव एनीवेयर। जी, मतलब 1, 4, 7, 10 से बाहर ही होना चाहिए, बाहर ही होना चाहिए। हाँ। जी, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, एक और किसी का था। हाँ जी, राजीव जी बोलिए, आपका प्रश्न था। दिवाकर जी, आपका प्रश्न था? किसका? राजीव जी, हाँ बोलिए। मेरा अगर जैसे चंद्रमा, ये बृहस्पति 4थे पे है और साथ में डिग्री वाइज भी अगर कमजोर हुआ और साथ में उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, 10वें भाव में शनि हो, तो क्या बृहस्पति अच्छा प्रभाव दे पाएगा? देखिए, लाल किताब में डिग्री भूल जाइए। डिग्री की कोई कंसिडरेशन नहीं है लाल किताब में, जितना मैं जानता हूं। डिग्री हैज नो रेलेवेंस, एक चीज। दूसरा वही बात है कि बृहस्पति सामने है, दशम में है, सॉरी शनि दशम में है और 4th में बृहस्पति है, तो बृहस्पति अपने उच्च होने के परिणाम अवश्य देगा।
सैटर्न के क्या इंपैक्ट आएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको एज एन एग्जॉल्टेड प्लेनेट जो रिजल्ट देने चाहिए वो जरूर देगा। अगर 10th खाली है तब वो इफेक्ट, वो रिजल्ट जो कि एक एग्जॉल्टेड प्लेनेट होने के नाते जुपिटर को देने चाहिए वो नहीं दे पाएगा। ये अंतर है। एकता जी। हाँ सर, ये अगर चंद्रमा 10th हाउस में है बट 4th में कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना? ये तो जब हम 10th हाउस करेंगे तब पता लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। 4th हाउस से बाद दिवाकर जी। इस तरह आपने जैसे बोला ना मुख के घरों में ही होता है चंद्रमा, जैसे मुट्ठी में नहीं, वो कंडीशन क्या है कि 4th हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लेनेट बैठा है जी, ठीक है, और 1, 4, 7, 10 के अंदर मून नहीं है, हाँ जी, तब मून का इफेक्ट इल इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। सर यस सर, जैसे मेरा पत्रिका में चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है और सामने 10th हाउस में शनि बैठा है, अमावस्या के रात का चंद्रमा है, तो यहाँ पर इफेक्ट इसके रूप में क्या आएगा? आपको चंद्रमा का पूर्ण परिणाम मिलेगा। चंद्रमा का आपको पूर्ण परिणाम मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आप सेविंग कर पाते हैं क्या? करते क्या आप? हाँ करते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा, सेविंग कर पाते हैं? अभी ऐसे बीटेक कर, हाँ करते हैं। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, कर पाते हैं। देखिए वो बात ये है ना कि मैं अभी उस प्रिडिक्शन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर 4th में आपके मून है तो मून आपको 4th हाउस के सभी पॉसिबल रिजल्ट पॉजिटिवली देगा। तो इसमें यहाँ पर सर पूर्णिमा का या अमावस्या का ये सब चीज देखना चाहिए कि नहीं? नहीं, यहाँ पर लाल किताब में कुछ नहीं है, लाल किताब में इसका कुछ नहीं है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सरिता जी। सरिता जी। एकता जी, आपने दोबारा कोई प्रश्न किया है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? वही पहले वाला प्रश्न था। अच्छा अच्छा, सरिता किशोर जी कौन है? नहीं क्या अभी, और हैंड रेज किया हुआ है। माधुरी। भैया लाल किताब के अकॉर्डिंग आपने यही बोला है ना कि मून जो है वो मुट्ठी में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे अभी इनका ये कौन थे जिन्होंने पूछा, दिवाकर मिश्रा, दिवाकर इन्होंने पूछा 4th में, ठीक है ना? तो 4th में इनका मून है, मून यहाँ पे रहेगा तो लॉर्ड है, उसका प्रिसाइडिंग लॉर्ड है। और वैसे भी जुपिटर, सन और मून की जो कंडीशन है उससे आप 4th हाउस के रिजल्ट्स को डिड्यूस कर सकते हैं, उससे आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मून नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर 4th हाउस में कोई मेलेफिक बैठा है, अब मेरे घर में ही कोई आतंकवादी आके बैठ गया तो क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगा? पॉइंट ये है। तो लाल किताब का फंडामेंटल क्या कहता है कि 1, 4, 7, 10 में अगर मून नहीं है और 4th में कोई भी प्लेनेट है इंक्लूडिंग अ मेलेफिक प्लेनेट, ठीक है ना, तब भी मून का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके। और भैया वो जो कलेक्टिव इफेक्ट देखना है जुपिटर सन एंड मून का, वो कैसे वही देखने के लिए, उसके लिए फिर अब वो प्लैनेट्स भी जानने चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ के क्या इफेक्ट देगा। इसीलिए मैंने आपने शायद फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। एक्चुअली क्या है, लाल किताब की अपनी एक ग्रामर है, अपना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फरमान जिसको कहते हैं,
15 या 16 फरमान है उसके, वो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। उसको समझकर उसके बेसिस पे फिर प्रेडिक्शन करनी चाहिए, फिर एनालिसिस करना चाहिए। होता क्या है कि उन पेजेस को साइड में रख के सीधे चले जाते हैं, चंद्रमा चौथे घर क्या परिणाम, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि हम आधी अधूरी पिक्चर ले रहे हैं। अब जैसे क्या है, यहीं पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि चंद्रमा चौथे घर में नहीं है, चौथे घर में मान लीजिए शनि बैठा है, ठीक है, मेलेफिक प्लेनेट हो गया, और चंद्रमा बाहर है, थर्ड में बैठा हुआ है या सिक्स्थ में बैठा हुआ है या एट्थ में बैठा हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा उस केस में, मतलब फोर्थ हाउस के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन किसी और वजह से आ सकता है। कहीं और कोई प्लेनेट बैठा हो, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो इसलिए वहां पे आ सकते हैं। तो अभी हम हाउस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिफ्थ हाउस शुरू करें। नीरज जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, इसमें फोर्थ हाउस नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा या मून नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा? मून नहीं देगा। हाँ, सरिता जी। राम राम सर। राम राम जी। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने कंडीशन बताई है कि सामने वाले भाव में कोई ग्रह होना चाहिए, तो ये फोर्थ हाउस के लिए कि सारी कुंडली पे ये एप्लीकेबल? नहीं,